हेलो बच्चों, जय हिंद। आज से हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब तक आपने क्लास 11th में जो भी गलतियां की है उनको छोड़ कर करके एक नए सिरे से हम लोग एक नई एनर्जी के साथ क्लास 12 स्टार्ट करेंगे। इस क्लास की जर्नी में सबसे पहला हमारा जो चैप्टर आएगा वो आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो हम लोग को इसको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे समझना है ताकि हम लोग इसे आसानी से समझ करके अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे वो जेई हो, नीट हो या बोर्ड हो, सीबीएसई, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, आपको आज का लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। अगर आपने पहले से भी कुछ पढ़ रखा है तो इसमें कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? हमारे पास एक टर्म होता है चार्ज। जब चार्ज का स्टडी हम लोग दो तरीके से करते हैं। जब चार्ज मोशन में होता है तो चार्जेस इन मोशन एंड चार्जेस इन रेस्ट। तो फिजिक्स का वो ब्रांच जहां पे हम लोग जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उसे स्टडी किया जाता है, तो उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जब चार्जेस मोशन में होता है तो बनता है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे बात करेंगे, यानी कि चार्ज पे बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना डिस्कशन। तो चार्ज क्या होता है और कैसे जनरेट होता है, हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। चार्ज, ये सब इस एम्बर नाम के पत्थर से सामने आया। एम्बर एक ऐसा पत्थर होता है जिसकी जादुई प्रॉपर्टी को ग्रीक के एक वैज्ञानिक थेल्स ने डिस्कवर किया था। बात बहुत पुरानी है, लगभग 2500 साल पहले की बात है। थेल्स बहुत ही जिज्ञासु किस्म के व्यक्ति थे। वो हमेशा कुछ न कुछ खोजने का प्रयास करते रहते थे। एक दिन उनके हाथ एक पत्थर लगा, एम्बर। इस पत्थर को तो एम्बर कहते हैं, और इस पत्थर में एक जादुई गुण उनको देखने को मिला कि जब हम इस पत्थर को स्वेटर से रगड़ते हैं और जब इसको सूखे पत्तों या सूखे पंखों के पास लेके जाया जाता है तो उसको अपनी तरफ खींच लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। या जब इस पत्थर को धूल के पास लेके जाया जाता है तो धूलों को अपनी तरफ खींच लेता है। इसमें एक जादुई शक्ति आ जाता है अट्रैक्शन का। तो इस प्रकार चार्ज का फाउंडेशन रखा गया था थेल्स के द्वारा। थेल्स के बाद अब हम लोग आगे जानेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज के विकास में क्या क्या हुआ। थेल्स ने यहाँ तक करके देखा था कि जब एम्बर को रब करते हैं ऊनी स्वेटर्स के साथ, और जब सूखे पंखों या पत्तों के पास लेके जाया जाता है तो एम्बर उसको अट्रैक्ट करने लगता है। यही जादुई पावर आपको तब भी देखने को मिलेगा जब आप सूखे बालों में कंघी को रब करेंगे और उसको पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाएंगे तो पेपर का छोटा छोटा टुकड़ा उस कंघी से चिपक जाता है। ऐसा होता है, ऐसा हम लोग करके देख भी सकते हैं। उसके बाद और भी वैज्ञानिक आए जो ने उनको किए गए प्रयोगों को रिपीट किया और आगे इस प्रॉपर्टी को, इस चार्ज नाम की चीज को आगे और स्टडी किया, जिनमें कुछ नाम आता है जैसे गिलबर्ट। इन्होंने और भी चीजों को रब कर करके, जैसे कि ग्लास रॉड को उल से रब कर करके देखा कि वो भी चार्ज हो जाता है और वो भी अट्रैक्ट करने लगता है कुछ पीसेस को।
तो इसके बाद उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रिक। चार्ज के लिए उन्होंने एक नाम दिया है इलेक्ट्रिक। अगले वैज्ञानिक है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने चार्ज को और आगे स्टडी किया और उन्होंने बताया कि चार्जेस के नेचर के बारे में कि चार्जेस दो प्रकार के होते हैं। आज जो हम लोग पढ़ते हैं कि चार्जेस एक पॉजिटिव भी होता है और एक नेगेटिव भी होता है, तो ये जो दो टाइप है चार्जेस का, एक गिवन बाय फ्रैंकलिन। दो तरह के चार्जेस होते हैं। और उनके बाद अगले हैं थॉमसन, जिन्होंने बताया कि चार्ज का सोर्स क्या है, चार्ज कहाँ से आता है। चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। तो कैसे चार्ज इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से आता है हम उसको समझते हैं डिटेल से थोड़ा सा। देखिए यहाँ मैंने चार्ज को एक आसान शब्दों में परिभाषित करने का प्रयास किया है। चार्ज मतलब एक आंतरिक गुण। चार्ज कोई बाहर से आने वाला प्रॉपर्टी नहीं होता है। चार्ज हर एक मैटर के अंदर है। जैसे क्योंकि हर एक मैटर दुनिया का बना हुआ है एटम से, और एटम खुद में बना होता है चार्ज पार्टिकल्स, कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स से जो कि काफी चार्ज होते हैं। एटम के सेंटर में एक रीजन होता है जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है, जहां पे प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल रहते हैं। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फिक्स्ड होते हैं, मीन्स ये एटम को छोड़ के बाहर नहीं जा सकते हैं। उसके विपरीत एटम के न्यूक्लियस के अराउंड कुछ निगेटिव चार्ज पार्टिकल चक्कर काट रहे होते हैं, जिसे कि इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं होते, मूवेबल होते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस एटम को छोड़ करके बाहर जा सकता है। और एग्जैक्टली इसी इलेक्ट्रॉन के मूवेबल होने के कारण ही चार्ज जनरेट होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन किसी एटम से निकल जाता है तो उस एटम को चार्ज कर देता है। जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है वो एटम हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज, और जिस एटम पे इलेक्ट्रॉन आकर के जुड़ जाता है वो होता है निगेटिवली चार्ज। जैसे मैंने इसे एक एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास किया। मान लीजिए कोई एटम ए है, उसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एटम ए प्लस हो जाएगा। मीन्स एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के कारण उस पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अगला एटम मान लीजिए कोई ए ही था, लेकिन अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की बजाय एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया होता तो उसके ऊपर भी चार्ज आता, लेकिन ये चार्ज निगेटिव होता, ए माइनस निगेटिव चार्ज। तो चार्जेस अभी हमने देखा कि दो प्रकार के होते हैं, जो कि फ्रैंकलिन के द्वारा बताया गया था। और चार्जेस का सोर्स जो कि थॉमसन के द्वारा बताया गया था, जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ तो पता चला कि हाँ ये चार्ज बनता कैसे है। चार्ज बनता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से। नेक्स्ट, पहले हम लोग चार्ज के टाइप के बारे में जान लेंगे। चार्जेस हमारे दो प्रकार के थे पॉजिटिव। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है किसी सब्सटेंस से, तब चार्ज पॉजिटिव होता है। और निगेटिव चार्ज तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है किसी सब्सटेंस के द्वारा, जिसे हमने देखा ही था। आगे हम लोग अब कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे चार्जेस के। चार्जेस एक ऐसा चीज है जिसके पास ना तो डायरेक्शन होता है और ना ही इसके पास चार्ज एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। इसको आप सिंपली ऐड कर सकते हैं। इसके एडिशन में कोई वेक्टर लॉ का फॉलो करने का कोई जरूरत नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, क्योंकि इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। अगला बात, जिस तरह से मास किसका बना हुआ है, मास खुद मास का बना हुआ है। मास क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है किसी भी मेटल का, उसी प्रकार चार्ज भी है। चार्ज भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। चार्ज किसी दूसरी चीज से नहीं बने होते, चार्ज से ही बने होते हैं। अगला जो चार्ज का प्रॉपर्टी है वो ये कि चार्जेस जो होते हैं, टोटल चार्ज किसी सिस्टम का, वो कंजर्व होता है। इस सेंटेंस के कहने का तात्पर्य यह है कि जो चार्जेस होते हैं ना तो क्रिएट किए जा सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। टोटल चार्ज कांस्टेंट होता है, आप उसको ना बना सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। चार्जेस का जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये कहता है कि अगर चार्ज लाइक होते हैं तो एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं, यानी कि रिपेल करते हैं दूसरे को। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज को दूसरे पॉजिटिव चार्ज के पास अगर रखा जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल अपने से दूर भगाएगा, और वो पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपने से दूर भगाएगा। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं चार्जेस को, जिसको आपको ध्यान में रखने हैं।
ये हमने देख लिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर चार्जेस अनलाइक होंगे तो वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। मतलब अगर एक चार्ज नेगेटिव है उसको पॉजिटिव के पास लाया जाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा। इनके बीच का दूरी घटेगा समय के साथ साथ। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि अगर चार्ज एक जैसे नहीं होंगे तो आपस में अट्रैक्ट करेंगे, चाहे वो प्लस को माइनस के साथ लाइए या माइनस को प्लस के साथ लाइए, इनसे वो खींचेंगे ही खींचेंगे। चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं हमने देखा, चाहे वो रिपल्सन का हो चाहे अट्रैक्शन का हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे ही फोर्स लगाए। एक चार्ज लगा सकता है एक न्यूट्रल बॉडी के ऊपर भी चार्ज। एक मेथड है जिसको इंडक्शन कहते हैं, जो हम लोग अभी आगे कुछ समय बाद डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे तो फोर्स लगाता ही लगाता है, साथ ही साथ एक चार्ज दूसरे न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकता है। तो इसीलिए कोई भी बॉडी चार्ज है या नहीं है उसको चेक करने के लिए रिपल्सन सबसे ज्यादा विश्वसनीय माना जाता है। कि अगर कोई बॉडी दूसरे बॉडी को रिपेल कर रहा है तो इसका मतलब है जो बॉडी दूसरे को रिपेल कर रहा है उसके पास चार्ज है। अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरे बॉडी से आकर्षित हो रहा है, दूसरे बॉडी के तरफ जा रहा है, तो हो सकता है वो न्यूट्रल बॉडी भी हो, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी भी अट्रैक्ट हो जाते हैं चार्ज से। लेकिन चार्ज बॉडी जो होंगे वो रिपेल भी होते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है उसको चेक करने के लिए सबसे विश्वसनीय तरीका जो होता है वो होता है रिपल्सन का, अट्रैक्शन का नहीं। इसको हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे जब हम लोग इंडक्शन को पढ़ेंगे तब। अभी हम लोग चार्ज तो जान लिए, चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी की फिजिकल क्वांटिटी है सर, इसको आप मेजर कर सकते हो। ठीक, तो मेजर करने के लिए इसको किस यूनिट में मेजर किया जाएगा? तो चार्ज को मेजर करने का यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का बात करें तो कूलॉम, जिसको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और सीजीएस यूनिट का बात करें सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट का, तो जो चार्ज का सीजीएस यूनिट होता है वो फ्रैंकलिन होता है, या इसको ईएसक्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कहते हैं। उसके अलावा और भी कुछ यूनिट होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ईएमयू। तो इन यूनिट में आपस में क्या रिलेशन है उसको समझ लेते हैं। 1 कूलम चार्ज जो होता है वो 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक ESU 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है, और 1 कूलम चार्ज 1/10 EMU के बराबर होता है। चलिए आगे कुछ देखते हैं। हाँ, सबसे छोटा यूनिट चार्ज का जो होता है वो ESU होता है, या फ्रैंकलिन भी उसे कहा जाता है। और जो सबसे बड़ा यूनिट होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का वो होता है फैराडे। 1 फैराडे में कंसिस्ट करता है 96,500 कूलम ऑफ चार्ज। ये इतना बड़ा चार्ज होता है। तो ये कुछ चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में था। अब हम लोग एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी चार्ज का पढ़ने जा रहे हैं कि चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड वर्ड का मतलब क्या होता है? क्वांटाइज्ड मीन्स हैविंग फिक्स्ड वैल्यू। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आपसे पूछूं कि 1 के बाद अगला कौन सा इंटीजर आएगा, तो आप बोलिएगा 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। आप उसके बीच में नहीं ले सकते हैं। जैसे आप सीढ़ी पे कदम रखते हैं तो पहली सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी, दूसरी के बाद तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, कई कदम रख सकते हैं। पहली और दूसरी के बीच में कोई सीढ़ी नहीं होती है। जिस प्रकार से पहले इंटीजर और दूसरे इंटीजर के बीच में कोई वैल्यू नहीं होता इंटीजर का। 1.5 आप नहीं ले सकते हो, 1.8 नहीं ले सकते हो, 2.6 नहीं ले सकते हो, क्योंकि इंटीजर के लिए एक रूल फिक्स किया गया है कि एक पूर्ण अंक यानी कि पूरा पूरा अंक होना चाहिए। उसी प्रकार चार्ज के लिए भी कुछ लॉ है कि वो चार्ज कोई भी वैल्यू नहीं ले सकता है, चार्ज का फिक्स्ड वैल्यू होता है। चार्ज अभी हमने जाना कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से बनता है, इसलिए चार्ज जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर के चार्ज के मल्टीपल में होते हैं। या तो E यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज के बराबर होंगे, या 2E के बराबर होंगे, 3E के बराबर होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होंगे, 4। इस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, जहां E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और इसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम।
तो चार्ज हमेशा जो होता है वो ई के इंटीग्रल मल्टीपल में ही रह सकते हैं, यानी कि इसे शॉर्ट में हम लोग ये लिख सकते हैं Q इक्वल टू एन टाइम्स ई, द अमाउंट ऑफ चार्ज, इसको हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, Q का मतलब है अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी, कितना चार्ज किसकी ऊपर है उसको हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इक्वल होता है एन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के, जो यहाँ पे दिया गया है, E मीन्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और यहाँ पे n जो है वो इंटीजर ही हो सकता है। 1.5 E चार्ज क्या पॉसिबल है? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज n इज ओनली इंटीजर, n सिर्फ इंटीजर ही हो सकता है, ना तो 1.5 कोई भी फ्रैक्शन का वैल्यू n नहीं लेगा। 2.4 E हो सकता है क्या कोई किसी के ऊपर चार्ज? नहीं हो सकता। 3.6 E किसी के ऊपर चार्ज हो सकता है? नहीं हो सकता। चार्ज होंगे तो या तो ई होंगे 2E 3E 4E 5E 6E 7E, इनफाइनाइट ई हो सकते हैं, इंटीजर होने चाहिए, बस यही कहता है ये कि चार्ज जो होते हैं क्वांटाइज होते हैं टोटल। चलिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम लोग और आगे समझते हैं कुछ क्वेश्चंस की मदद से। एक क्वेश्चन जो हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। एक बार मैं देख लेता हूं। ए में है 1/200 कूलम्स, बी ऑप्शंस में 1E/50, सी ऑप्शंस में है 4.8 इंटू 10⁻31 कूलम, और लास्ट ऑप्शन में दिया हुआ 1.56 इंटू 10⁻18 कूलम। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा, तो देखिए कौन संभव है। तो सॉरी यहाँ पे 1 नहीं है, सिर्फ 4.8 ऑप्शन में है। इस 1 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। 4.8 इंटू 10⁻31 कूलम। अभी हमने देखा था कि जो चार्ज कुछ भी वैल्यू नहीं ले सकता, चार्ज हमेशा मल्टीपल में होगा। इस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीग्रल एन यहाँ पे इंटीजर आना चाहिए। चेक करते हैं फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में चार्जेस है 1/200 कूलम्स, और एन अगर इंटीजर आएगा तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। और ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। यहां से जब हम लोग एन कैलकुलेट करेंगे तो 1/200 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 हो जाएगा एन का वैल्यू। इस पॉइंट को हटाने पे यहाँ एक जीरो आएगा और उस जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो 1/32 इंटू 10⁻19 इक्वल टू एन आएगा। जब हम इस 19 को ऊपर भेजेंगे तो 10⁻19 ऊपर आएगा, और उसको में से 1000 अलग कर ले तो 10⁻16 लिख सकते हैं। 16 और 319/32। तो जब इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 8 और 4 से 2 5 0 इक्वल टू एन। और जब हम 250 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24 1 0 8 1 जा 8.20 8 2 जा 16 एंड 5 पूरी तरह से कट जाता है ये इंटू 10⁻16। तो यहाँ देखिए n, तो अभी आपको लग रहा है ये पॉइंट में है, लेकिन एक्चुअल में ये पॉइंट में नहीं है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3125 इंटू 10 की पावर, यहाँ से हमने 2 डेसिमल प्लेस आगे बढ़ाया है, तो इसको जब इंक्रीज करेंगे तो इसको डिक्रीज करेंगे। 2 डेसिमल प्लेस इधर इंक्रीज हुआ है, ये यहाँ से 2 जीरो डिक्रीज होगा तो ये 14। तो ये जो वैल्यू आया है ये एक बहुत बड़ा इंटीजर है,
मीन्स इंटीजर है, बड़ा छोटा सा मतलब नहीं, इंटीजर है तो ये संभव है, तो ये चार्ज पॉसिबल है, तो ये तो पॉसिबल है। अब हम लोग देखते हैं दूसरे के बारे में, क्या दूसरा पॉसिबल है या नहीं। दूसरा है चार्ज 1/50 ई। यहाँ हमने क्या देखा कि ये जो होना चाहिए चार्ज वो ई के इंटीजर होना चाहिए, 1/50 को इंटीजर नहीं है, ये तो 0.02, दिस इज नॉट इंटीजर, नहीं बिलोंग करता इंटीजर से, इसलिए चार्ज पॉसिबल नहीं है, तो ये चार्ज नहीं हो सकता। अब जरा इस चार्ज पे देखिए, तो यहाँ पे चार्ज का वैल्यू 4.8 इंटू 10⁻31 कूलम इक्वल टू n इंटू ई 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। यहाँ से n का वैल्यू आएगा 4.8 इंटू 10⁻31 डिवाइड 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। सॉरी, यहाँ पे एक चीज सही कर लीजिएगा, ये जो चार्ज है 10⁻21 है, तो यहाँ पे भी सही हो जाएगा, ये 10⁻21 तो यहाँ से इस पॉइंट को रहेंगे 16 से 48 3 बार में गया, और ये 3 इंटू 10⁻21 माइनस 19, यानी कि 3 इंटू 10 पे पावर हो गया -21 प्लस 19 में से किसी तो -2, 3 इंटू 10⁻2 यानी कि 3/100 यानी 0.03, ये n आया, और n यहाँ पे इंटीजर नहीं है, और n इंटीजर नहीं है तो इसलिए चार्ज भी पॉसिबल नहीं है, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी चेक करते हैं, क्या ये इंटीग्रल मल्टीपल है चार्ज का। 1.56 इंटू 10⁻18 इक्वल टू n टाइम्स 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो यहाँ से n का वैल्यू आएगा 1.56 इंटू 10⁻18 डिवाइड 1.6 इंटू 10⁻19। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4 से इस पॉइंट से को हटाएंगे तो वहाँ ऊपर 10 और इसको हटाए तो नीचे 100 आया, एक जो कट गया, 4 से 16, 4 तिया 12, 4 9 36 39, और यहाँ पे हो गया 4 से 39, 4 9 36.30, 28 20 20 9.75, ये डिवाइड करके आया इंटू 10⁻18 माइनस 19, और यहाँ पे भी एक 10 है इनकी -1, तो ये हो गया 9.75 इंटू 10⁻18 और -1 प्लस 19 मीन्स 19 माइनस 19, ये तो पूरा कट ही गया, n की 1 हो गया, 9.75 आया n का वैल्यू, जो कि इंटीजर नहीं है, नॉट इंटीजर, तो ये चार्ज भी पॉसिबल नहीं है इसके ऊपर। इसका सही आंसर ऑप्शन ए ही होगा, सिर्फ और सिर्फ ये चार्ज ही पॉसिबल है। तो ये क्वेश्चन है, इसके माध्यम से समझा जाएगा कि कैसे चार्ज जब गेन या लॉस होता है इलेक्ट्रॉन्स, तो चार्जेस कैसे जनरेट होते हैं एक दूसरे। तो आप लोग कॉपी पेन खोल लीजिए और इस क्वेश्चन को नोट कर करके इसका आंसर खुद से पहले करने का सॉल्व करिए पॉज कर करके, और फिर मैं तो हूँ ही बताने के लिए। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है, एक न्यूट्रल बॉडी ए है, उसको जब रगड़ा जाता है
एक दूसरे न्यूट्रल बॉडी बी से, तो रगड़ने के बाद बॉडी ए पाया गया कि उसके ऊपर इतना चार्ज आ गया, सॉरी, -3.2 इंटू 10⁻⁻17 कूलम चार्ज बॉडी ए के ऊपर आ गया है। ये बॉडी ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, तो बताना कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। इस क्वेश्चन को पढ़ के इतना तो समझ में आया कि बॉडी ए के ऊपर निगेटिव चार्ज जनरेट हुआ। इस निगेटिव चार्ज के कारण यही पता चला है कि इलेक्ट्रॉन्स बॉडी ए के ऊपर ही आए हैं और बॉडी बी से इलेक्ट्रॉन निकले। तो इलेक्ट्रॉन का कितना ट्रांसफर हुआ हम इस चार्ज से निकाल सकते हैं। चलिए अगले स्लाइड पे देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो चार्ज इक्वल टू हम लोग पढ़े थे n टाइम्स ई पढ़े थे, ठीक। यहाँ निगेटिव में -3.2 इंटू 10 पे पावर कितना था, 10 पे पावर -17 कूलम चार्ज आया है। किस पे आया है, ए पे, चार्ज ऑन ए। तो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ ये n से पता चलेगा, और E मीन्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वही वैल्यू लेना है आपको, 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम, हमेशा इसी का इस्तेमाल करना है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के जगह पे। तो ए के ऊपर जो चार्जेस है वो है -3.2 इंटू 10 पावर -17 कूलम, और n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हम लोग n निकालेंगे तो ये -3.2 इंटू 10 पे पावर -17 कूलम, और डिवाइड 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम नीचे आ जाएगा। जब इसको सॉल्व किया जाएगा, इस 1.6 से 3.2 गया दो बार में, और ये हो गया 2 गुना 10 पे पावर -17 -19, क्योंकि डिवाइड में अगर पावर सेम हो, ये हाँ, तो ये हो गया 2 गुना 10 पे पावर -17 प्लस 19 -2, 19 -17 2, यानी कि 200 इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर हुए हैं यहाँ पे, 200 इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए बच्चों, 200। तो ये आपका था 1 नंबर का आंसर। अब 2 नंबर में क्या क्वेश्चन कह रहा है उसको समझते हैं। स्टेट द चार्जेस ऑन द बॉडी बी। तो बॉडी ए निगेटिव चार्ज गेन किया है एन के, तो बॉडी बी कौन सा गेन करेगा, बॉडी बी ने लूज इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, body B lost electrons, so they got positive charge, बॉडी ए के पास नेगेटिव है तो बॉडी बी के पास पॉजिटिव ही होगा। और अगला क्वेश्चन है कि विच बॉडी ए और बी गेन मास। तो यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर मास होता है। तो किसी भी बॉडी के ऊपर मास का कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। नो बॉडी हैज गेन्ड और lost mass due to because
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लेक्जिबल, और यहाँ पे ट्रांसफर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का हुआ है ना, इसीलिए बिकॉज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नेग्लेक्जिबल। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करेंगे कॉपी में पॉज करके, और फिर देखेंगे कैसे बनेगा। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बॉडी है जिसके पास नेट चार्ज -1.6 कूलम है, और कितना एक्सेस इलेक्ट्रॉन इसके पास है। एक्सेस इलेक्ट्रॉन क्यों है? क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन होगा। जब इलेक्ट्रॉन किसी भी सब्सटेंस के ऊपर ऐड होता है तो नेगेटिव चार्ज आता है। तो इसके ऊपर जो चार्ज का अमाउंट है वो है -1.6 कूलम। तो अमाउंट ऑफ चार्ज को अभी हमने पढ़ा था कि वो एन टाइम मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के, इक्वल टू -1.6 कूलम। और ई का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, इक्वल टू -1.6 कूलम। यहां से n का वैल्यू आएगा -1.6 बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 1.6 कैसे हो जाएगा, और ऊपर जाने के बाद तो ये चार्जेस बस नेचर बता रहे हैं, इस -n का हमको इस्तेमाल नहीं है, वैसे लिख सकते हैं हम 10⁻19 माइनस ऊपर जाएगा तो 19, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स उसके पास एक्सेस है, इसी कारण इसके पास इतना ज्यादा चार्ज आया है। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में, कि चार्जेस के बीच में फोर्स जो होता है वो कितने मैग्नीट्यूड का होता है, और उसको कैसे न्यूमेरिकली हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।